दोस्तों, इस लेसन में हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को जानेंगे, यानी कि जुमले को किस तरह बनाया जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान में एक जुमला किस तरह बनता है, हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी जुमला सब्जेक्ट या वर्ब से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट या वर्ब से मिलकर कोई भी एक जुमला बनेगा, यानी कि एक जुमले में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि एक जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब होना ये कंपलसरी है और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात ये हुई कि एक सेंटेंस या एक जुमले में सब्जेक्ट या वर्ब होंगे या फिर तीनों होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुत आसान है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जो शख्स, जो बंदा काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब कहते हैं काम को, वर्ब कहते हैं काम को। जो काम वो बंदा कर रहा है, जो काम सब्जेक्ट कर रहा है, उस काम को वर्ब कहेंगे, उस काम को वर्ब कहेंगे। और आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाए, जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टों को हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है अहमद राइट्स अ लेटर। अहमद एक ख़त लिखता है। अहमद एक ख़त लिखता है। अब देखिए, इस सेंटेंस में अहमद लिखने का काम करता है, तो अहमद बना सब्जेक्ट। और अहमद क्या काम करता है? लिखने का, राइट्स, राइट्स करता है। राइट का मतलब होता है लिखना, तो राइट्स करता है, तो अहमद ये एक सब्जेक्ट बना और राइट्स ये एक वर्ब है। अहमद क्या लिखता है? लिखने का काम किस पे करता है? तो लिखने का काम लेटर यानी खत पे करता है, तो लेटर बना ऑब्जेक्ट। आ लेटर ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अहमद काम करने वाला सब्जेक्ट है। अहमद क्या काम करता है? लिखने का काम करता है, राइट्स, तो राइट्स ये एक वर्ब है। और अ लेटर, अहमद लिखता क्या है? लेटर लिखता है ना, लिखने का काम लेटर पर हो रहा है, तो अ लेटर ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है सलीम रेड अ बुक। सलीम रेड अ बुक, सलीम ने एक किताब पढ़ी। तो अब इस जुमले में देखिए, सलीम ने पढ़ने का काम किया, तो सलीम बना सब्जेक्ट और सलीम ने क्या काम किया? पढ़ने का, तो रेड ये बना फेल, ये रेड क्या बना? वर्ब। सलीम सब्जेक्ट बना और सलीम ने क्या काम किया? पढ़ने का, रेड, तो रेड ये बना वर्ब। और क्या पढ़ा? पढ़ने का काम किस पे किया? अ बुक, बुक पे किया, तो ये अ बुक बन गया ऑब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी ज़बान में, इंग्लिश में किसी भी जुमले को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर वर्ब रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, जैसा कि स्ट्रक्चर दिया है। अब हम थोड़ा सी तफसील में जानेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन सी चीज़ बन सकती है, वर्ब की टाइप्स क्या हैं और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट में देखिए कि नाउन्स ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, जैसे अहमद, सलीम, फातिमा, ये तमाम जो है तो सब्जेक्ट बन सकते हैं, सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं, तो प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट बन सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स भी सब्जेक्ट बन सकते हैं, जैसे टॉल, बिग, ब्लैक, ये तमाम सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आगे देखिए वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? मैंने बताया कि जो काम किया जाता है उस काम को वर्ब कहते हैं, जैसे रीड यानी पढ़ना, टीच पढ़ाना, राइट लिखना, वॉक चलना, तो ये सब क्या है? काम हैं। अब हम ये देखेंगे कि वर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं। यूँ तो वर्ब्स की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स की स्टडी करेंगे, क्योंकि ये 3 टाइप्स हमारे
लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली टाइप है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स किसे कहते हैं? तो देखिए, जो असल काम होता है सेंटेंस में, जो असल काम होता है, जो मेन काम किया जाता है, उस काम को मेन वर्ब कहेंगे, उस फेल को मेन वर्ब कहेंगे। सेकंड टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स किसे कहेंगे? तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब इसका काम होता है ज़माने को बताने का, ज़माने को बताने का, यानी कि कोई काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, हाल में हो रहा है या फिर माजी में होगा। जो वर्ब इस चीज़ को बताए, जो वर्ब ज़माने को बताए, उस वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अब इन दोनों को, यानी कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो अब इस सेंटेंस में देखिए कि मेन काम क्या है, मैं मेन काम क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का, टीचिंग। तो टीचिंग ये बना मेन वर्ब क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूँ। तो टीचिंग ये मेन वर्ब है क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आगे है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की मिसाल क्या होगी? मैं पढ़ाने का काम कब कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ या मैंने कर चुका या फिर करूँगा। तो मैं पढ़ाने का काम फिलहाल अभी कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, ये जो रहा हूँ है ना, ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ये कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इंग्लिश में यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है? तो देखिए, जस्ट आई के बाद जो एम है ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, क्योंकि एम का मतलब होता है रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो असल काम है पढ़ाने का, तो पढ़ाना ये मेन वर्ब है, टीचिंग ये मेन वर्ब है, और एम ये एक ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो पहली और दूसरी किस्म को हमने जान लिया। अब तीसरी किस्म वर्ब की तीसरी किस्म है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स का काम क्या होता है? तो इसका भी काम बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है, आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। लिंकिंग वर्ब का काम होता है, लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट और नाउन को, सब्जेक्ट और नाउन को जोड़ने का, आपस में दो चीज़ों को जोड़ने का काम होता है लिंकिंग वर्ब का। जैसे मिसाल के तौर पर यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक तालिबे इल्म हो। तो देखिए, इस सेंटेंस में यू है सब्जेक्ट, यू क्या है? सब्जेक्ट है, और आर ये एक लिंकिंग वर्ब है। आर क्या है? एक लिंकिंग वर्ब। और आगे है अ स्टूडेंट, तो अ स्टूडेंट ये है एक नाउन। अब आर ने काम क्या किया? लिंकिंग वर्ब ने काम क्या किया? यू को और अ स्टूडेंट को जोड़ दिया, दोनों के दरमियान एक ताल्लुक पैदा कर दिया, एक किस्म का ताल्लुक पैदा हो गया यू और अ स्टूडेंट के दरमियान। तो लिंकिंग वर्ब का काम ही यह है कि ये दो चीजों के दरमियान ताल्लुक पैदा करता है। सब्जेक्ट और नाउन के दरमियान ताल्लुक पैदा करेगा, या फिर सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के दरमियान ताल्लुक पैदा करेगा, या फिर सब्जेक्ट और प्रोनाउन के दरमियान ताल्लुक को पैदा करेगा। एक तरफ यानी कि शुरू में हमेशा सब्जेक्ट आएगा और लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल आसान है। ऑब्जेक्ट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? नाउन्स भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर क्लॉज यानी जुमले भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। नाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और क्लॉज यानी सेंटेंस भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको समझ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स किसे कहते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं वर्ब्स की, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है। आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जुमले की अक़साम। जुमले की टोटल कितनी किस्में हैं? यूं तो सेंटेंस को कई तरीके से डिवाइड किया जाता है, कई तरीके से तकसीम किया जाता है, कई तरीके से बांटा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स देखने वाले हैं। 3 किस्मों की स्टडी करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली टाइप है सेंटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरी टाइप है निगेटिव सेंटेंस, और तीसरी टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? तो देखिए, जिस सेंटेंस में, जिस जुमले में
काम को करने का इकरार पाया जाए, काम को करने का इकरार पाया जाए, यानी कि मैंने ये काम किया, तुमने ये काम किया, तुम ये काम कर रहे हो, इस तरीके से काम को करने का इकरार पाया जाए, उस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर पढ़ाने का इकरार किया गया, पढ़ाना पाया गया, तो आई एम टीचिंग यू ये पूरा एक सेंटेंस है और ये पूरा एक सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? जिस जुमले में काम को ना करना पाया जाए, काम को ना करना पाया जाए या काम के ना होने का इकरार हो, उस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, इस सेंटेंस में पढ़ाने का काम नहीं हो रहा है, पढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है, तो आई एम नॉट टीचिंग यू ये एक निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नंबर 3, थर्ड टाइप है सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? सवालिया जुमले को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी कि ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए, जिसमें सवाल पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये जुमला आर यू रीडिंग ये कहलाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ तक के हुआ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये भी कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। दोस्तों, अंग्रेज़ी ज़बान में किसी भी वर्ब की टोटल 4 फॉर्म होती है। सबसे पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से टोटल 4 फॉर्मेशन होती है वर्ब की। तो यहाँ पर स्क्रीन पर वर्ब्स की लिस्ट आई है, आप इसे देख लीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे अब जितने भी लेसन आएंगे उन तमाम लेसन्स में इन वर्ब्स का बहुत इस्तेमाल होगा और इनकी फॉर्म की, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इनका इस्तेमाल बार बार होगा। तो इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सबसे पहला वर्ब हमारे पास है राइट। राइट का मतलब होता है लिख या लिखना। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट और सेकंड फॉर्म है रॉट। रॉट का मतलब होता है लिखा और राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन यानी लिख चुका और इसी की आईएनजी फॉर्म बनेगी राइटिंग। राइटिंग मतलब लिख रहा। नंबर 2, ईट। ईट का मतलब होता है खा या खाना। सेकंड फॉर्म है एट। एट का मतलब होता है खाया। थर्ड फॉर्म है ईट की ईटन और आईएनजी फॉर्म है ईटिंग। इसी तरीके से आखिरी तक के आप पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे याद कर लें तो बहुत बेहतर है और इनका इस्तेमाल बार बार आगे लेसन में होने वाला है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म इतना कम से कम आपको पता रहना चाहिए।